नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे जुलाई 4th वीक 2026 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका भाग एक। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी साथ में कवर किए जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको वीकली बेसिस पे कवर किया जाता है। अगर आपको पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जीवी क्लासेस ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीपीटी इसके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल है कि चाबहार पोर्ट, जिसे रिसेंटली अमेरिका द्वारा अटैक किया गया है, वो कहाँ स्थित है? तो देखिए, आपको पता होगा रिसेंटली ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध इस समय चल रहा है। ये जो युद्ध है 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब इजराइल और यूएसए ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अंतर्गत ईरान पर अटैक किया था। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन नसर और ऑपरेशन नसर 2.0। तो ये ईरान के अंदर एक पोर्ट है जहाँ पर यूएसए ने रिसेंटली अटैक किया है। ये आप यहाँ पे ईरान का मैप देख सकते हैं। ये यहाँ पे है चाबहार पोर्ट और इसके दो टर्मिनल्स है, और इसका जो शहीद बेहस्ती जो टर्मिनल है इसको डेवलप कर रहा है इंडिया। यहाँ पर 2016 में इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट हुआ था, और ये एक अल्टरनेटिव जो ट्रेड है वो ट्रेड रूट देता है इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रेड करने के लिए। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इंडिया आसानी से अफगानिस्तान पहुँच सकता है। इसके अलावा चाबार पोर्ट जो है वो रशिया तक कनेक्टिविटी बढ़ाता है थ्रू कैस्पियन सी। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्वादार पोर्ट है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दिया है। यहाँ से लगभग ये 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अवार्ड किया गया है 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड? इसकी जो घोषणा है 2025 में पहले ही की जा चुकी थी। देखिए, ये जो है वो रिसेंटली मिला है आर बेरामुथु को, और ये 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, लेकिन अब इन्हें ये ऑफिशियली दे दिया गया है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ममता कालिया। ममता कालिया को रिसेंटली जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है हिंदी भाषा के लिए, और ये मिला है इनकी राइटिंग जीते जी इलाहाबाद जो इन्होंने लिखी थी हिंदी में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो ये 1954 में शुरू किए गए थे और 1955 से देना शुरू हुए थे। ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिनमें 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची की है और 2 भाषाएं हैं इंग्लिश और राजस्थानी। यहाँ पे है नवतेज सन्ना, इनको इंग्लिश भाषा में जो इन्होंने नोवेल लिखा था क्रिम्सन स्प्रिंग, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आर बेरामुथु, ये एक तमिल लिरिसिस्ट पॉइंट है, मतलब ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 1961 में एस्टाब्लिश हुए थे, और ये 22 भाषाओं में से किसी भी लैंग्वेज में दिए जा सकते हैं। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडियन लिटरेचर का। इस अवार्ड में एक साइटेशन होती है, एक शॉल होता है और 11 लाख रुपए का कैश प्राइज भी इसमें मिलता है। फर्स्ट टाइम ये 1965 में दिए थे, और इसके जो पहले रेसिपिएंट थे वो थे जी शंकर कुरूप, जो कि एक मलयाली राइटर थे। कुछ और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो मिला है युआंग शुआंग जी को। ये एक ताइवान की लेखिका है, और इनको ताइवान ट्रेवलॉग जो इन्होंने बुक लिखी थी इसके लिए इन्हें ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो उस बुक को मिलता है जो कि किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन वो ट्रांसलेट हुई हो इंग्लिश भाषा में और पब्लिश हुई हो इंग्लैंड या आयरलैंड के अंदर। तो वो बुक जो है वो नॉमिनेट की जाती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। और इस बुक को जो ट्रांसलेट है वो लिन किन ने किया था, जो कि एक ताइवानीज अमेरिकन है। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज कुछ और कारणों से न्यूज़ में था, क्योंकि 2027 से जो इसका नाम है वो हो जाएगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, क्योंकि जो बुकमैन फिलंथ्रोफीज हैं इन्होंने इसकी बिड जो है रिसेंटली जीती थी, और अब 10 साल तक ये नाम बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा एबल प्राइज की बात करें, जिसे कि नोबेल प्राइज कहा जाता है मैथमेटिक्स का, ये जीता था गर्ड फाल्टिंग्स ने, जो कि जर्मनी के हैं। फिफ्थ लता मंगेशकर प्राइज जो है कैलाश सत्यार्थी को मिला था,
और प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को मिला था। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सयानी गुप्ता को रिसेंटली मिला था। अगला सवाल है कि रिसेंटली पीवी सिंधु ने 2026 का जापान ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन बनी है। इन्होंने किस प्लेयर को डिफीट किया है फाइनल में? तो रिसेंटली ये जो मुकाबला है वो पीवी सिंधु और यामागुची अकाने के बीच में हुआ था और ये जापान की प्लेयर है और ये जो जापान ओपन वुमेन सिंगल है ये जापान में ही हुआ था। अगला सवाल है कि व्हाट इज अपार विच इज इन न्यूज़ रिसेंटली। देखिए ये जो अपार है ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसको रिसेंटली शुरू किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपार अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये जो है इसमें बच्चों के जो अकाउंट्स है वो बनते हैं और उनका जो सारा एकेडमिक रिकॉर्ड है वो इसमें स्टोर होता है जिसमें मार्कशीट्स डिग्रीज स्टूडेंट रिकॉर्ड आदि इसमें 2000 डिजी लॉकर में जो है स्टोर होते हैं। डिजी लॉकर की बात करें तो डिजी लॉकर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था ताकि हम अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डिजिटल रिकॉर्ड्स को आसानी से रख सकें और डिजी लॉकर के जो रिकॉर्ड्स है वो वैलिड भी होते हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या आपका 10वीं और 12वीं के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इसमें आते हैं और ये अगर आप डिजी लॉकर से दिखाते हैं तो इन्हें वैलिड माना जाता है। बात करें अपार की तो अपार जो है एक यूनिक आईडी है 12 डिजिट्स की। बात करें अपार की तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में शुरू करी थी और रिसेंटली ये न्यूज़ में थी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है वो बनाई गई थी। बात करें ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीएसई को कहा था कि अपार आईडी बनाने के लिए जो आधार कार्ड है बच्चे का आधार कार्ड देना वो कंपल्सरी नहीं है, इट इज़ वॉलेंट्री। इसीलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में था। अगला सवाल है कि रिसेंटली किस राज्य के डीजीपी डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि किसी भी आईपीएस ऑफिसर के लिए हाईएस्ट पोस्ट होती है एक स्टेट में। तो किस राज्य के जो डीजीपी है अनुराग धनखड़ जी जिनका अभी जो है देहांत हो गया था इनकी इनके ऑफिस में कैपिटल अगरतला में। तो देखिए अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है और यहाँ पे ही इनके ऑफिस में ही इन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। बात करें डीजीपी अनुराग धनखड़ की तो ये 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और इन्होंने जो नीरव मोदी का केस था पीएनबी स्कैम को लेके उसको भी इन्वेस्टिगेट किया था। अगला सवाल है कि कौन सी वैक्सीन है जिसे रिसेंटली अप्रूव किया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जो कि इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन बनेगी। तो रिसेंटली जो क्यू डेंगा है इसको अप्रूव किया गया है डीसीजीआई और सीडीएसओ सीडीएसओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों ने रिसेंटली क्यू डेंगा को अप्रूव किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा। ये जो वैक्सीन है ये बनाई गई है ताकेडा जीएमबीएच कंपनी जो कि जर्मनी में है और ये एक सब्सिडियरी है ताकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो कि जैपनीज कंपनी है। तो ये जैपनीज कंपनी द्वारा हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर की गई है। बात करें डीसीजीआई की तो डीसीजीआई हमारे वर्तमान में है डॉक्टर राजीव कुमार रघुवंशी। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है मॉस्किटो बाइट से और मॉस्किटो जो इसे कैरियर है इसका वो है एडिस मॉस्किटो और एडिस में भी मोस्टली एडिस इजिप्टी जो है इसका मेन कैरियर है। ये मोस्टली डिजीज को बाइट्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी में फैलाता है। अगला सवाल है कि रिसेंटली 72nd यानी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए तो ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो देखिए 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो न्यू दिल्ली में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए थे। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं मेल एक्टर मेल एक्टर का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो दो लोगों को मिला ममूथी जिन्होंने ब्रह्म युगम मूवी के लिए जिन्हें मिला है और कार्तिक आर्यन जिसको चंदू चैंपियन के लिए अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है यामी गौतम को फॉर आर्टिकल 370 मूवी। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये राजकुमार पेरिया स्वामी को मिला है इनकी मूवी आमरान के लिए आमरम के लिए जो कि एक तमिल मूवी है।
और बेस्ट फीचर फिल्म जो है आर्टिकल 370 थी, जिसे डायरेक्ट किया था आदित्य सुहास जम्बाले ने। बात करें इनकी जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, ये 1954 में शुरू हुए थे और ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करती हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स कमेटी। एक आईसीसी ने कमेटी बनाई है, गवर्नेंस रिव्यू कमेटी, जुलाई 2026 में। तो इसके जो चेयरमैन है वो किससे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, किसे गठित किया गया है? तो इसके जो चेयरमैन है वो बने हैं देवजीत साइकिया। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी जो है वो 1909 में बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। इसके जो चेयरपर्सन है वो है जय शाह, जो कि अमित शाह हमारे गृह मंत्री के सुपुत्र हैं। संजोग गुप्ता जो है वो सीईओ है आईसीसी के, और मिथुन मिन्हास जो है वो बीसीसीआई के चेयरपर्सन है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है वो रिसेंटली बने हैं हरजीत सिंह गरेवाल। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में, और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में। तो इसे 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी थी। कुछ और सिमिलर बॉडीज की बात करते हैं, तो इनमें है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो चेयरपर्सन है वो है अंतर सिंह आर्या, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी 2003 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके जो चेयरपर्सन है वो है किशोर मकवाना, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी 2003 में। इससे पहले सिंगल बॉडी हुआ करती थी, लेकिन 2003 में इन दोनों को सेपरेट किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके जो चेयरपर्सन है वो है साध्वी निरंजन ज्योति। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये बनी थी 2018 में। इसके लिए 102nd यानी 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो है बी रामसुब्रमण्यम, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1993 में बनी थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अगला सवाल है कि सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस, ये थीम था इंटरनेशनल चेस डे का। तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, इंटरनेशनल चेस डे जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। बात करें इंटरनेशनल चेस की, तो इसको रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है फिडे, और फिडे का हेडक्वार्टर है लॉजेंस, स्विट्जरलैंड में। फिडे बनी थी 1924 में। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली चेस जो है वो बैन किया गया है अफगानिस्तान द्वारा। बी एस रत्नावेल जो है वो 99th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के, और ग्रैंड मास्टर वो बनता है जो फिडे की फिडे की जो 2500 पॉइंट्स की रैंकिंग है उसे क्रॉस करता है, वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में बने थे विश्वनाथन आनंद। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा देश है जो कि 111वां मेंबर बना है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका जो 111वां मेंबर बना है वो बना है मॉरिशियस। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा राज्य है जिसे फर्स्ट रैंक किया गया है इन द इनॉग्रल मतलब कि ये फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026, जिसे नीति आयोग द्वारा रिलीज किया गया है। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, इसमें बड़े राज्य हैं, फिर यूटीज हैं, और फिर छोटे राज्य हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन जो बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो इनमें गुजरात जो है वो नंबर 1 रहा है। ये जो है वो पहली बार रिलीज किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु रहे थे। दूसरी कैटेगरी थी नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट की, इनमें उत्तराखंड नंबर 1 था। आसाम और हिमाचल प्रदेश सेकंड और थर्ड नंबर पे थे। यूटीज की बात करें तो यूटीज में गोवा, माफ कीजिएगा, ये जो स्मॉल स्टेट्स है इनमें गोवा नंबर 1 रहा था। और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा रिलीज किया गया था।
अगला सवाल है कि स्पेस टेक स्टार्टअप HEX-20 ये इसने रिसेंटली लॉन्च किया है सेकंड सैटेलाइट कोयो के नाम से। तो ये किस मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के? देखिए HEX-20 जो है वो केरला वेस्ट बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है और इसने रिसेंटली स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन से ये कोयो सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च किया था। HEX-20 की बात करें तो ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है केरला का जो कि 2020 में बना था। इससे पहले इसने एक और सैटेलाइट भी लॉन्च की थी जिसका नाम था नीला। कोयो की बात करें तो कोयो की जो फुल फॉर्म है वो है काइनेटिक ऑप्टिकल याओ ऑब्जर्वर और ये एक सैटेलाइट है जो कि ताइवान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लॉन्च की गई है। ये आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। HEX-20 लॉन्चेज इट्स सेकेंड सैटेलाइट। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 रिपोर्ट कौन सा ब्रांड है इंडिया का जो कि मोस्ट वैल्यूएबल टायर ब्रांड है? तो देखिए ब्रांड फाइनेंस जो है वो एक यूके बेस्ड कंपनी है जो कि 1996 में बनी थी और रिसेंटली इन्होंने ये इंडिया 100 2026 रिपोर्ट की है और इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल टायर ब्रांड है वो है MRF टायर्स का। MRF की फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं MRF मद्रास रबर फैक्ट्री। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1946 में और टाटा ग्रुप जो है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है ओवरऑल इन इंडिया और इसकी जो वैल्यूएशन है वो है $33.6 बिलियन। ये जो रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस कंपनी द्वारा दी जाती है जो कि 1996 में यूके में बनी थी। अगला सवाल है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस के बारे में, रेडीनेस 2026 के बारे में। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था कोची में किसके द्वारा? तो देखिए ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस जो है वो इंडियन नेवी द्वारा रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन नेवी के जो चीफ है वो है कृष्णा स्वामीनाथन। अगला सवाल है कि इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो 1977 में बनी थी, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आती है। ऑप्शन में दो और टर्म्स थी DRI जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो इसका जो काम है ये इंडिया की एंटी स्मगलिंग और इंटेलिजेंस एजेंसी है 1957 में बनने वाली। इसके अलावा एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक क्राइम के रिगार्डिंग काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखती है और फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाती है। ये 1956 में बनी थी और DRI और ED दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है कि कोरकू ट्राइब जिसने डिमांड किया था कि इलीगल फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट्स और हैबिटेट प्रोटेक्शन किया जाए और इलीगल फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट को हटाया जाए, तो ये जो ट्राइब है वो किस स्टेट से मेजरली बिलोंग करती है? तो देखिए ये बहुत सारे राज्यों में ट्राइब रहती है लेकिन ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से रहती है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और यहाँ के जो CM है वो है मोहन यादव। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया है बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035? तो बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035 जो है रिसेंटली नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ये 2015 1 जनवरी से इसने काम करना शुरू किया है। बात करें इस रोड मैप की तो सबसे पहले बात करते हैं बायो इकोनॉमी की। देखिए बायो इकोनॉमी के अंतर्गत जो हमारे इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है जैसे एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सब का यूज़ किया जाता है ताकि फूड को, एनर्जी को या मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जा सके। तो इंडिया का ऐसा ही एक रोड मैप है जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग का मानना है कि इसकी जो वैल्यूएशन है 2014 में $10 बिलियन थी, ये 2025 में $195.3 बिलियन है और ये $691 बिलियन हो जाएगी 2035 तक। बायो इकोनॉमी मिशन को लागू करने के लिए 6 नेशनल बायो मिशंस भी लॉन्च किए गए हैं जिनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। जीन इंडिया, एग्री बायो 2.0, बायोक्स फाउंड्री, वन हेल्थ ग्रिड, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, बायो फार्मा नेक्स्ट। और इसके लिए एक फंड भी लॉन्च किया गया है जो कि 50,000 करोड़ का फंड है।
इसे 50,000 करोड़ बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड कहा जा रहा है, जो कि 2026 से 2035 यानी 10 सालों तक काम करेगा। अगला सवाल है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली रिलीज किया है इंडिया का फर्स्ट ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। देखिए, ये सर्विसेज की आउटपुट के बारे में जानकारी देगा एक इंडेक्स के थ्रू, और ये रिसेंटली रिलीज किया है मॉस्पी द्वारा, जिसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। मॉस्पी की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला सवाल है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है गंगा एंड वरुणा एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। तो ये 2 हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स किस सिटी में शुरू किए गए हैं? तो देखिए, ये वाराणसी में शुरू किए गए हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है 2014 से। यहाँ पर ये 2 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अगला सवाल है कि वेयर इज पिकैक्स माउंटेन एरिया? पिकैक्स माउंटेन एरिया कहाँ है, जो रिसेंटली न्यूज़ में था? तो देखिए, जैसा हमने पहले सवाल में बात की थी कि यूएसए और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, तो यूएसए ने रिसेंटली पिकैक्स माउंटेन को जो है अभी टारगेट किया है, वहाँ पे हमला किया है, और ये ईरान में है। ये जो पिकैक्स माउंटेन एरिया है, ये नतांज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नतांज जो है ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है, जहाँ पर ईरान जो है यूरेनियम को एनरिच करता है। तो इस साइट के पास ही रिसेंटली यूएसए ने हमला किया है पिकेक्स माउंटेन में। अगला सवाल है कि कौन इंडियन ओरिजिन ब्रिटिशर है जिसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है यूके का फर्स्ट सेक्रेटरी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यूके का जो फर्स्ट सेक्रेटरी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है वो एक इंडियन है, वो है कनिष्क नारायणन। इनके जो पिता है वो बिहार राज्य से संबंध रखते थे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं यूके। यहाँ के जो नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं वेस्ट स्टेटिंग, और ये क्यों बने हैं? क्योंकि जो 58th प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, कीर स्टारमर, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया था, और 59 जो प्राइम मिनिस्टर यूके के बने हैं वो बने हैं एंडी बर्नहम, और इन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। किंग ऑफ द नॉर्थ इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड का जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे है मैनचेस्टर, और ये पहले मैनचेस्टर के मेयर हुआ करते थे, इसलिए इन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। तो क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इनकी कैबिनेट जो है वो रीशफल हुई है और नई कैबिनेट बनी है। इसमें वेस्ट स्टेटिंग जो है डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं, जॉन हेली चांसलर ऑफ एक्सचेकर बनी है, ईडी मिलीवन फॉरेन सेक्रेटरी बनी है, लीजा नंदी जो कि इंडियन ओरिजिन की है ये कल्चर सेक्रेटरी बनी है, और होम सेक्रेटरी बनी है शबाना महमूद, और इससे पहले भी यही होम सेक्रेटरी थी। इसके अलावा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक जो स्पेस है उसको कहते हैं इंग्लिश चैनल, और इसे लोग तैरकर भी पार करते हैं, और इंडिया फर्स्ट इंडियन ऐसा करने वाले जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था वो थे मिहिर सेन, और इन्होंने 1958 में ऐसा किया था। अगला सवाल है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समन किया है किस कंट्री के एम्बेसडर व्लादिमीर लादानोव को आफ्टर द डेथ ऑफ 4 इंडियंस नेशनल, जो कि यूक्रेन की कोस्ट पर 4 इंडियन नेशनल की मौत हुई थी। तो देखिए, रिसेंटली रशिया के जो ये एम्बेसडर हैं व्लादिमीर लादनोव, इनको रिसेंटली समन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इनको इसके बारे में चिंता जाहिर की थी। अगला सवाल है कि रिसेंटली मॉस्पी ने रिलीज किया है अ रिपोर्ट ऑन लेबर मार्केट। तो इसमें जो है वो कौन सी सिटी टॉप पर रही है इन टर्म्स ऑफ फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, यानी FLPR, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। तो इसमें जो कोयम्बटूर है तमिलनाडु की वो नंबर 1 रही है, और दूसरे नंबर पे रही है मदुरई। तो इसमें तमिलनाडु ने टॉप करा है। यहाँ पर जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वो लगभग 44 के आसपास है। अगला सवाल है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, और इसका उद्देश्य था कि ये इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगी डेफिनेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्राइटेरिया अरावली हिल्स और रेंजेस का। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये कमेटी किसके द्वारा हेड की जा रही है वर्तमान में? तो ये जो कमेटी है ये हेड की जा रही है कंचन देवी द्वारा। कंचन देवी, ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी थी ICFRA की। डायरेक्टर जनरल यानी बनी थी, यानी IC यानी इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। इसके अलावा कुछ इसके दूसरे मेंबर्स भी है, इसमें डॉक्टर सुभाष आशुतोष, डॉक्टर
राजेंद्र कुमार शर्मा, ब्रिज मोहन सिंह राठौर एंड प्रोफेसर अशोक के भटनागर। इस कमेटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है वो 31 अगस्त 2026 तक डेडलाइन दी है, ताकि ये अरावली हिल्स का जो प्रोटेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में रिपोर्ट दे सके। अगला सवाल है कि गवर्नमेंट जो है इशू करेगी स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड्स, किसको? लाल डोरा आबादी एरिया वालों को, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत ऐसा किया जाएगा? तो देखिए, स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो स्वामित्व योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। और स्वामित्व योजना जो है वो 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी दिन ये योजना शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत। और ये 2021 में पूरे नेशन में जो है इम्प्लीमेंट हो गई थी। बात करें स्वामित्व योजना की, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके तहत जो विलेज के एसेट्स हैं और विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मैपिंग अच्छे से की जाती है। और ये रिसेंटली स्वामित्व योजना को लाल आबादी क्षेत्र के लिए भी यूज़ किया गया है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा ऑप्शन में थी पीएम ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में शुरू हुई थी। पीएम किसान योजना 2019 में शुरू हुई थी। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य है जो कि चौथा राज्य बना है इंडिया का टू पास यूसीसी बिल, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश है वो चौथा राज्य बना है जिसने इस कानून को लागू कर दिया है। बात करें इस कानून की, तो इस कानून के लिए जो कमेटी बनी थी जिसने ये रेकमेंड की थी, तो ये थी रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। और रंजना प्रकाश देसाई जो है वो उत्तराखंड में जो कमेटी बनी थी यूसीसी के लिए उसकी भी हेड थी। इसमें जो शेड्यूल ट्राइब है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जो कि आर्टिकल 342 और 366(25) के तहत जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। इस कानून में क्रिमिनलाइज किया गया है ट्रिपल तलाक, हलाला और पॉलीगैमी जैसी जो प्रोसेस चली आ रही थी। और इसमें मैरिज, डिवोर्स और लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है। अगला सवाल है कि कौन सा देश है जो होस्ट करेगा 14th साउथ एशियन गेम्स 2027 को? तो 14वें जो दक्षिण एशियाई खेल है ये होंगे पाकिस्तान में। ये जो गेम्स है वो 1984 में शुरू हुए थे और सबसे पहले ये काठमांडू नेपाल में हुए थे। पाकिस्तान में ये तीसरी बार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं 1989 और 2004 के बाद। ये ऑर्गेनाइज होंगे मार्च 2027 में। ये रीजनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, मतलब इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स शामिल होते हैं और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल द्वारा, जो कि 1983 में बनी थी। इसमें 7 देश शामिल होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है आरिफ सईद, जो कि पाकिस्तान से है। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी टाइगर लाइटिंग 2026 के नाम से। ये एक बायलैटरल यानी दो देशों के बीच में होती है, बायलैटरल एक्सरसाइज थी। ये टेररिज्म के अगेंस्ट थी और मेडिकल एड फैसिलिटीज़ कैसे जो है वो प्रोवाइड की जाती है युद्ध के या डिजास्टर के समय में, इसके रिगार्डिंग थी। तो ये किन दो देशों के बीच में हुआ था? देखिए, ये जो एक्सरसाइज है वो 2017 से चली आ रही है और ये यूएसए और बांग्लादेश के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है। अगला सवाल है कि देवदत्ता प्रियादर्श, जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है एट 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में, तो ये जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी उज्बेकिस्तान में, तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो जो देवदत्ता प्रियादर्श है ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला सवाल है कि अना सागर लेक, ये रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। अना सागर लेक जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मछलियों की रिसेंटली जान गई थी। और ये अजमेर में ये लेक है अना सागर लेक, और यहाँ लाख्स ऑफ फिशेज जो है वो डेली मर रही थी। एक्सपर्ट्स ने बताया था कि ये सीवेज ड्रेन की वजह से हो रहा है, जो कि वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, क्योलाडियो नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है।
इसके अलावा बाकी टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। रिसेंटली सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो है 18 साल भी पूरे हुए थे टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के। अगला सवाल है कि इंडिया का फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम जिसका नाम है शब्द लोक, ये इनॉग्रेट किया गया था एट द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ बिच सिटी। तो रिसेंटली ये जो है वो कोलकाता में इनॉग्रेट किया गया था। अगला सवाल है कि अमेरिकन फिल्म मेकर है जेम्स ग्रे, इनको सिलेक्ट किया गया है टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ऑनररी कैरियर पार्डो अवार्ड। तो ये जो है कौन से फिल्म फेस्टिवल में इनको मिलेगा? तो देखिए ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल है जो कि स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है 1964 से। ये लोकार्नो नामक सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इनको ये मिला है क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म मेकिंग में उसके रिगार्डिंग ये इन्हें मिला है। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी जो कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है टू रिप्लेस ओल्ड कमर्शियल व्हीकल्स विद BS6 यानी भारत स्टेज 6 कंप्लायंट एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये एक परिवर्तन स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट की जिसके अंतर्गत ये किया जाएगा। देखिए जो भारत स्टेज 6 नॉर्म्स है ये गाड़ियों के नॉर्म्स है और इनको मैंडेटरी किया गया था 1 अप्रैल 2020 से। परिवर्तन स्कीम जो है जुलाई 2026 में लॉन्च की गई थी और इसकी आप यहाँ पे लंबी फुल फॉर्म देख सकते हैं, प्रोग्राम फॉर एक्सिलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशंस। अगला सवाल है कि INS यानी इंडियन नेवल शिप मालवन रिसेंटली कमीशन की गई इंडियन नेवी द्वारा, तो इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसको रिसेंटली जो है वो कमीशन किया गया है और ये बनाई गई है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। देखिए ये 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं जिनके बारे में जो इंडिया की शिप्स आमतौर पे बनाती हैं। इनमें एक है माजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये 1774 में बनी थी, हालांकि इसे नेशनलाइज किया गया था 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और ये 1972 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि केरला में। एक है गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर जो कि 1884 में बनी थी और 1960 में इसको नेशनलाइज किया गया था, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो देखिए ये INS मालवन जो है वो माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब ये शैलो वाटर में भी चल सकते हैं और ये एंटी सबमरीन है, मतलब सबमरीन के लिए काफ़ी घातक है। तो ये टोटल 16 शिप्स ऐसी बनेगी और 16 शिप जो है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और GRSC इन दोनों कंपनीज द्वारा मिलकर बनाई जाएगी। और ये जो है रिसेंटली जो लॉन्च की गई है वो है मालवन, और मालवन जो है एक कोस्टल टाउन है महाराष्ट्र का, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इससे पहले एक जो लॉन्च की गई थी ये सेकंड है। इससे पहले जो लॉन्च की गई थी वो थी माहे माहे क्लास सबमरीन। माहे जो है वो पुडुचेरी माहे ये यूनियन टेरिटरी का एक हिस्सा है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे जो है वो सस्पेंड किया गया है लोकसभा द्वारा क्योंकि इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था वुमेन MP के लिए। तो रिसेंटली जो कल्याण बनर्जी है जो कि TMC यानी तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है उससे संबंध रखते थे, इन्हें सस्पेंड किया गया है क्योंकि इन्होंने वुमेन MP के अगेंस्ट अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म होता है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो आप जो है वो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में अगर कोई खामी या कोई गलती आपको नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।